गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्रों। बीकॉम द्वितीय वर्ष चौथे सत्र के कक्षा में आप सबको मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करते हुए बीकॉम द्वितीय वर्ष चौथे सत्र में रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के माध्यम से जो पाठ्यक्रम चयनित हैं 12 कहानियों में से 7वीं कहानी है वापसी। वापसी यानी मरड़ बरूद। इस कहानी की कहानीकार है उषा प्रियवंदा। तो इस कहानी के अंदर जैसे प्रमुख पात्र आपने देखा गजाधर बाबू, ये रेलवे डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट होकर 35 साल नौकरी कर जैसे एक खुशी एक उम्मीद के सहारे अपने पत्नी अपने बच्चों के सहारे जीने के लिए जैसे वो यानी अपना फ्यूचर गुजारने के लिए रिटायरमेंट होकर आए हैं। लेकिन परिवार के अंदर जैसे बड़ा बेटा अमर हो, छोटा बेटा नरेंद्र, छोटी बेटी बसंती, गजाधर बाबू की पत्नी, अमर की पत्नी बहू कांति बड़ी बेटी, उसका विवाह हो चुका है, घर का नौकर शीला बसंती की मित्र। तो देखिए सब पात्र इस कहानी के अंदर हमें दिखाई देते हैं। तो देखिए किस प्रकार जब गजाधर बाबू परिवार के हर हिस्से में जैसे बसंती को डांटना हो, अब बहू को डांटना हो, नौकर को छुट्टी कराना हो, इस प्रकार जैसे हर विषय को लेकर जैसे परिवार के अंदर जैसे परिवार के हर विषय में जैसे वो भाग लेने की वजह से क्या करते हैं, जैसे पत्नी कहती है आप चुप बैठिए, जो करना है करने दीजिए। तो देखिए किस प्रकार जैसे नौकर कामचोर है, खाता है, जैसे बाजार में पैसे काटता है, शिकायत करने से क्या करता है, जैसे गजेंद्र बाबू, घर के अंदर 3 पुरुष हैं, गजेंद्र बाबू, अमर और नरेंद्र, कोई न कोई छोटा मोटा काम कर लेने आता है, कर गजेंद्र बाबू क्या करता है, जैसे नौकर को छुट्टी कर देता है। तो देखिए हमने बीती कक्षा में यहां तक हमने अध्ययन किया है। अभी आगे देखिए पेज नंबर 85। इतने सब निश्चय के बावजूद भी गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत करने लगी, कितना कामचोर है, बाजार के हर चीज में पैसा बनाता है, खाने बैठा तो खाता ही चलता है। गजेंद्र बाबू को बराबर महसूस हुआ कि घर में नौकर का कोई काम नहीं, उनके घर पर रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा होने लगा है। तब गजेंद्र बाबू को महसूस होता है कि घर के अंदर जैसे इनकम से ज्यादा खर्च होने लगा है, अभी नौकर की कोई जरूरत नहीं है घर में। सोचकर गजाधर बाबू कहते हैं, पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर खर्च बिल्कुल बेकार है। जब नौकर की शिकायत करती है तो महसूस होता है कि खर्च बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, गजाधर बाबू, अमर और नरेंद्र, तो कोई ना कोई कर देगा पुरुष का काम, कहते गजाधर बाबू सोचते हैं। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। तो नौकर का जो सैलरी देकर उसे नौकर से क्या करते हैं, छुट्टी कर देते हैं, काम से निकाल देते हैं। अमर दफ्तर से आया और नौकर को चिल्लाने लगा। नौकर का नाम लेकर अमर आता है, दफ्तर से नौकर का नाम लेकर चिल्लाने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर को छुट्टी कर दिया है। तब अमर की पत्नी कहती है, बाबूजी ने नौकर को काम से हटा दिया है, उन्हें छुट्टी कर दी है। तो अमर कहता है क्यों, नौकर को क्यों हटाया है? कहते हैं खर्च बहुत है। तो देखिए अमर की पत्नी अमर से कहती है, बाबूजी कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सादा था। अमर की बहू, अमर की पत्नी गजाधर बाबू की बहू कहती है खर्च बहुत है। जिस टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया। टोन यानी आवाज में बोलती है, खर्च बहुत है ऐसे। तब उस टोन उस आवाज से क्या होता है, गजाधर बाबू को थोड़ा खटका। उसी दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए। तो जी भारी हुआ, थोड़ा दिल को दर्द हुआ, तो उसी वक्त उन्होंने इवनिंग वॉकिंग नहीं गए। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र मां से कहने लगा। तो आलस्य से
बत्ती लाइट भी ऑन नहीं की, आलस के समान सो गए। नरेंद्र ने मां से कहा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं, बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। नरेंद्र अपने मां से कहता है, बाबूजी से तुम क्यों नहीं कुछ कहती, बैठे बैठाए नौकर से काम से छुड़ा दिया, क्यों बाबूजी को तुम बोलो। तो देखिए कहता है, बाबूजी से कह दो, अगर बाबूजी यह समझने की मैं साइकिल पर गेहूं का आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे नहीं होगा। बाबूजी सोचते होंगे साइकिल पर मैं गेहूं का जारी का आटा घिरनी के लिए, जैसे घिरनी के लिए जैसे यानी आटा पीसने में जाऊंगा, ये मैं नहीं करूंगा। हाँ मां, बसंती का स्वर था। कहती है, मैं कॉलेज भी जाऊंगा और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, ये मेरे बस की बात नहीं। नरेंद्र कहता है, आप नौकर को छुटाए हैं, मैं साइकिल लेकर जाकर गेहूं का और जारी का आटा पीस कर नहीं लाऊंगा। बसंती कहती है, मेरा कॉलेज है, मेरी पढ़ाई है, मैं घर में झाड़ू नहीं मारूंगी। बूढ़े आदमी हैं, अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहे। अमर कहने लगा, बूढ़ा आदमी है, चुपचाप पड़े रहे, हर चीज में दखल क्यों देते हैं। अमर कहने लगा, मां पिताजी हर चीज में दखल क्यों देते हैं। पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को चौके में भेज दिया। तो देखिए कहती है, और कुछ नहीं सूझा तुम्हारे बहू को चौके में भेज दिया और बहू को खाना बनाने के लिए भेजा। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू को खाना बनाने बोले, बेटी को खाना बनाने के लिए बताया तो 15 दिन का राशन 5 दिन में खत्म की। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। उस कहने से पहले चौके में चली गई। कुछ देर अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई। गजेंद्र बाबू को लेटे देख कर बड़ी सिटपिटाई। तो गजेंद्र बाबू की पत्नी कुछ देर के बाद कमरे में आई, बत्ती जलाई, खिसपिट करने लगी। गजेंद्र बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके बाहों का अनुमान लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे हुए हैं। आकर कमरे में बत्ती जलाई और देखी वो नींद में नहीं है, चुप आंखें बंद कर सब कुछ सुनने लगे हैं। जब गजेंद्र बाबू की पत्नी ने महसूस किया, गजेंद्र बाबू चिट्ठी हाथ में ले अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ ले निकले और आंचल पोंछते हुए पास आकर खड़ी हुई। तो कहानी का तीसरे भाग यहां तक होता है। तो देखिए आगे कहानी निरंतरात्मक आगे बढ़ती है। गजेंद्र बाबू को एक दिन चिट्ठी आती है तो अपनी पत्नी को आवाज देता है, पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए हुए, गीले हाथ लिए हुए, हाथ पोंछते हुए आकर खड़ी हुई। गजेंद्र बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। तो गजेंद्र बाबू चिट्ठी दिखाकर अपने पत्नी से कहता है, मुझे रामजी चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर आए वही अच्छा है ना। गजेंद्र बाबू अपने पत्नी से कहता है, मैं घर में खाली बैठने से अच्छा है 4 पैसे आएंगे तो घर का गुजारा होगा। खाली बैठे रहने से 4 पैसे घर आए तो अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने मना कर दिया था। गजेंद्र बाबू कहता है, रामजी चीनी मिल वालों ने, रामजी मल की चीनी मिल वालों ने पहले ही मुझे कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। फिर कुछ रुक कर जैसी भुजी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। तो देखिए आग में चिंगारी भड़क उठे। ऐसे गजेंद्र बाबू ने कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। गजेंद्र बाबू अपने पत्नी से कहते हैं, 35 साल से मैं परिवार से अलग था। तो देखिए मैंने सोचा था पत्नी बच्चों परिवार के साथ मैं खुश रहूंगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? परसों 2 दिन के बाद रामजी चीनी मिल जाना है, परसों तुम भी चलोगी?
गजाधर बाबू अपने पत्नी से पूछा, मैं? पत्नी ने सबका कर कहा, मैं? आश्चर्य होती है। मैं चलूंगी तो यहां का क्या होगा? मैं आपके साथ आऊंगी तो उस घर गृहस्थी का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की, इतना बड़े घर की जिम्मेदारी, ये पागल लड़की की जिम्मेदारी छोड़ूं? अमर की बहू भी पागल, बसंती भी पागल, मैं तुम्हारे साथ चलूं? कहते हुए आश्चर्यचकित होकर, जैसे गजाधर बाबू की पत्नी कहती है। बात बीच में काटकर गजाधर बाबू ने थके हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यही रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था। गजाधर बाबू कहता है, तुम ऐसा चाहती हो तो यही रहो, मैंने ऐसे ही कह दिया। गहरे मौन में डूब गए। इतना कहकर गजाधर बाबू, पत्नी उनके साथ आने के लिए मना करती है, वो अपने आप में चुप रहते हैं। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। बाबूजी का बिस्तर बांधा नरेंद्र और जाकर ऑटो बुला लेकर आया। गजाधर बाबू का टीन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया। एक टीन का बक्सा और बिस्तर ऑटो के ऊपर, रिक्शा के ऊपर रख दिया। नाश्ते के लिए लड्डू और मटरी की डलिया हाथ मिले। गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। नाश्ते के लिए लड्डू और मट्टी की डलियां हाथ मिले हुए गजाधर बाबू रिक्शे में जाकर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली और फिर दूसरी ओर देखने लगे। रिक्शा चल पड़ा। रिक्शा में बैठे दुखित होकर एक दृष्टि अपने परिवार की ओर डाले गजाधर बाबू और रिक्शा आगे बढ़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर घर में लौट गए। परिवारगण सदस्य सब अंदर लौट गए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा चलिए ना? तो देखिए अमर की पत्नी कहती है, आज सिनेमा जाएंगे ना? बसंती ने उछलकर कहा, भैया हम भी सिनेमा आएंगे। अमर की पत्नी अमर से कहती है और बसंती कहती है, भैया हम भी सिनेमा आएंगे। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। अंदर गजाधर बाबू की पत्नी रसोई में चली गई। बची हुई मटरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई, कनस्तर के पास रख दिया। तो देखिए मटरियां कटोरदान में भरकर लाकर कनस्तर में रख दी। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे। तो देखिए गजेंद्र बाबू की पत्नी आकर कहती है, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। तो देखिए कमरे में चलने तक की जगह नहीं है बेटा, तू क्या कर, बाबूजी की चारपाई निकाल दे। तो देखिए किस प्रकार जैसे इस कहानी, वापसी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। जब 35 साल सर्विस कर 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होकर वापसी जब घर आता है अपने परिवार के साथ, खुश रहे गजाधर बाबू। आने के बाद जो परिवार के सदस्यगण में उसकी इज्जत, न सम्मान, न रिस्पेक्ट, न परिवार में अदब होता है, तो किस प्रकार जैसे गजेंद्र बाबू की पत्नी ने बहू, बेटी, बेटों को छूट दिया है। जब गजाधर बाबू टोकने से उन्हीं के खिलाफ बात करते हैं उनकी पत्नी, जब बूढ़े शरीर लेकर वृद्धाप्य अवस्था के अंदर और रिटायरमेंट होकर रामजी चीनी मिल में काम करने के लिए गजाधर बाबू चले जाते हैं, तो कहानी का अंत जो दुखद रूप में कहानी का अंत हम देख सकते हैं। किस प्रकार जैसे परिवार के अंदर जैसे जो माता पिताओं की इज्जत न है, परिवार में न संस्कार है, न धर्म है, न इज्जत है, तो वापसी इस कहानी के माध्यम से जो कहानीकार उषा प्रियवंदा जो रिटायरमेंट होने के बाद जब बच्चे किस प्रकार जैसे अपने पिता माताओं को सम्मान देते हैं, जैसे ऐसे 21वीं सदी के नौजवानों की मानसिकता को जैसे दर्शाने की कोशिश इस कहानी में की गई है। तो संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित जो 7वीं कहानी वापसी, आज इस कक्षा में संपूर्ण कहानियां समाप्त होती है छात्रों। तो और हम अगली कक्षा में दूसरी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको मनपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।